वेलकम टू नीट जिनकी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे सॉन स्टिकलिन की। आज हम बात करेंगे UFC 313 की, UFC 315 की। हम UFC में आने वाले नए फाइटर्स के बारे में भी बात करेंगे, जैरेड कैरनियर के बारे में बात करेंगे, डेन होकर के बारे में बात करेंगे और नॉलेज बेस वाले सेगमेंट में इस बारे में बात करेंगे क्योंकि आखिर मुझे क्यों बराक ओबामा से सख्त नफरत है और आखिर क्यों मेरी नज़र में बराक ओबामा को अच्छा आदमी समझने वाले एक्चुअली दिल के अच्छे लोग हैं बट हैं इग्नोरेंट, अज्ञानी। आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करिए क्योंकि ये कॉम्बैट स्पोर्ट का तो सबसे अच्छा चैनल है। उसके अलावा भी दुनिया भर की बकर मैं करता रहता हूँ, तो आपको सुनने में आपके बाप का कुछ नहीं जाता है, नॉलेज बढ़ेगी। एनीवेज, हम शुरुआत करते हैं पहली खबर से। एरिक निक्सिक ने यह माना है कि उसने शॉन स्ट्रिकलैंड की जो क्रिटिसिज्म किया वो उसे पब्लिक स्पेस पर नहीं करना था। मैं आपको पहले बता दूं कि क्या क्रिटिसिज्म किया। क्रिटिसिज्म कुछ इस तरह से था कि उसने कहा कि शॉन स्ट्रिकलैंड ने जो तैयारी की थी ट्रेनिंग में वो कुछ भी नहीं दर्शाई अपने फाइट में। शॉन स्ट्रिकलैंड एक चैंपियन की तरह व्यवहार नहीं कर रहा था। शॉन स्ट्रिकलैंड चैंपियनशिप जीतने के लिए भूखा नहीं था। और तो और उसने ये कह दिया कि मैं सिर्फ चैंपियंस को कोच करता हूँ। अगर ये मैं सिर्फ चैंपियंस को कोच करता हूँ वाली बात को अगर छोड़ दिया जाए ना, तो ऐसी एरिक निक्सिक ने कोई भी बात नहीं कही थी जो शॉन स्ट्रिकलैंड के खिलाफ गलत थी। बट एक बार फिर से मैं कहता हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं कही जो गलत थी, बट उस जगह पे कही जहाँ पे नहीं कहना चाहिए था। और यही बात शॉन स्ट्रिकलैंड के कोच एरिक निक्सिक ने रियलाइज़ किया और उसने कहा कि मुझे पब्लिकली ये नहीं कहना चाहिए था। उसने ये नहीं कहा कि मुझे ये नहीं कहना चाहिए था। मेरे हिसाब से उसका मानना है कि उसे कहना चाहिए था, वो शॉन स्ट्रिकलैंड को कहना चाहिए था, न कि पूरी दुनिया को। एंड आई टोटली गेट इट। यार, एक जिम का ना एक मैनर होता है कि जो बात जिम में है ना वो जिम में रहे तो अच्छी है। और कोच और स्टूडेंट का रिश्ता ऐसा होता है कि अच्छे रिश्ते नहीं भी होते ना तो पब्लिक के सामने वो अच्छा पेश करते हैं एक दूसरे के प्रति, है ना। एक पब्लिक इमेज होती है, एक प्राइवेट इमेज होती है, क्योंकि पता है कि प्राइवेटली अगर कोच चिल्ला भी देगा ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट अगर पब्लिक में चिल्लाता है ना तो फाइटर जो है थोड़ा एक्स्ट्रा बेइज्जती महसूस करता है। और मैनेजमेंट का भी ये पहला नियम यही है कि अगर आपको किसी की तारीफ करनी है ना तो आप सबके सामने करिए, और अगर आपको किसी को डांटना है तो अकेले कमरे में बुला के डांटिए। क्योंकि किसी के भी क्रिटिसिज्म का मतलब ये नहीं होता है कि आप उसकी बेइज्जती करना चाहते हैं। किसी के भी क्रिटिसिज्म का मतलब ये होता है कि आप बता रहे हैं कि भाई आपकी ये गलतियां हैं, आप इनको सुधारिए। यही क्रिटिसिज्म अगर जिम के अंदर बंद कमरे में बंद हॉल में किया जाता है तो ऐसा ही नजर आता है कि भाई तुम में ये गलतियां हैं और तुम सुधारो। बट यही क्रिटिसिज्म अगर तीसरे आदमी के सामने पब्लिक में किया जाता है तो बेइज्जती लगता है। सो आई एग्री कि उसने कुछ गलत नहीं कहा, बट आई ऑल्सो एग्री कि सही जगह पे नहीं कहा। अगली खबर ऑस्टिन वैंडरफोर्ट को लेकर है। अगर आपको पता नहीं कि ऑस्टिन वैंडरफोर्ट कौन है, तो ऑस्टिन वैंडरफोर्ट जो है वो कंटेंडर लेवल तक गया है बेलाटोर में। एक्चुअली एक्साइटिंग फाइटर तो मैं नहीं कहूँगा, सुपर एक्साइटिंग नहीं है, बट थोड़ा बहुत एक्साइटिंग फाइटर है और एक्चुअली हाई लेवल फाइटर है। मैं उसकी बात क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि UFC में जो सैटरडे को फाइट होने वाली है उसमें एक फाइटर की कमी हो गई थी, तो ऑस्टिन वैंडरफोर्ट को शॉर्ट नोटिस में साइन किया है। वैसे ऑस्टिन वैंडरफोर्ट बेचारे को कई लोग मिस्टर पेज वैन जैम भी कहते हैं। जो कहते हैं वो चूते हैं, उनके बारे में हम ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते, बट ही इज़ ओके फाइटर। आप देखिएगा उसको UFC में सैटरडे के दिन। अरे यार, सैटरडे वाले UFC का भी प्रेडिक्शन करना है और बेटर भी है बिवाल के बारे में भी बात करनी है। करते हैं कल या परसों करते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल हम अगली खबर की तरफ चलते हैं। अगली खबर एंथोनी हर्नांडेस को लेकर है। एंथोनी हर्नांडेस का कहना है कि वो अगली फाइट जो ब्रेंडन एलन के साथ होने वाली है उसमें वो ब्रेंडन एलन को हरा के दुनिया को ये बताएगा कि वो टाइटल शॉट के लिए रेडी है। वैसे इन दोनों की एक बार पहले भी फाइट हो चुकी है, बट दोनों उस फाइट से काफ़ी आगे आ चुके हैं दोनों लड़के। एंड आप विश्वास करिए, मेरे हिसाब से ये सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग फाइट है उस पूरे कार्ड की। अगर आप मुझसे पर्सनल ओपिनियन पूछे तो मुझे लगता है कि एंथोनी हर्नांडेस शायद कभी चैंपियनशिप के लिए फाइट ना करें, बट आपको हमेशा अच्छी फाइट देता रहेगा। ये ना ही उसकी तारीफ है ना ही उसकी बेइज्जती है, मेरा एक ओपिनियन है। ओपिनियन आज जो मेरे सामने सबूत हैं उनके आधार पे है। कल को अगर एंथोनी हर्नांडेस गलत साबित करता है तो आई विल एक्सेप्ट इट एंड मूव ऑन, ठीक है। फिलहाल हम मूव ऑन करते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर जैरेड कैनियर को लेकर है। जैरेड कैनियर का मानना है कि उसमें अभी भी एक पोटेंशियल टाइटल रन बचा हुआ है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जैरेड कैनियर के ऊपर जो भी लोग बचे हुए हैं उनसे या तो वो हार चुका है या शॉन स्ट्रिकलैंड के केस में फाइट जीत चुका है, यानी कि उन सबसे फाइट वो कर चुका है। तो सारे के सारे रीमैच हैं। जब उसे चुनने के लिए कहा गया इनमें से कौन सा रीमैच उसको सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग लगता है, तो उसने कहा कि इजराइल अदेसानिया से जो रीमैच है वो उसको सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग लगता है। देखिए, इस फाइट से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये फाइट होती है तो मेरे ख्याल से दोनों फाइटर्स के लिए विनेबल फाइट है ये। बट जैसे कि जैरेड कैनियर ने कहा ना कि ये फाइट मुझे एक्साइटिंग लगती है। दोस्त, तुमको तो एक्साइटिंग लगती है पर हमको बोरिंग लगती है।
उम्मीद है कि पिछले बार टाइप की बोरिंग फाइट नहीं होगी। जहाँ तक इसके अलावा बातें हैं, मेरे हिसाब से जेरेड कैनिनियर और इजराइल अदेसानिया दोनों काफ़ी अच्छे माइंड स्पेस में हैं फिलहाल। सो लेट्स सी क्या होता है। अगली खबर डैन हुकर को लेकर है। डैन हुकर और जस्टिन गेची के बीच में जो फाइट होने वाली है उसके बारे में डैन हुकर का कहना है कि फ़ाइट के बाद मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ एम्बुलेंस में, ये मुझे दिखाई दे रहा है। यार इस बारे में ना अगर मुझे कुछ दिनों पहले कहा गया होता ना, अगर 2 साल पहले, तो मैं कहता कि डैन हुकर सही है। बट डैन हुकर का जो स्टाइल चेंजेस आए हैं ना, उसके बाद डैन हुकर थोड़ा ज़्यादा डेंजरस बन गया है। और भगवान का शुक्र है कि जस्टिन गेची ने अपना स्टाइल पिछले 2-3 फाइट में चेंज कर दिया है एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर इट। इसलिए मुझे नहीं लगता कि वो ब्रॉलिंग हमें नज़र आएगी जो लगता है कि हमें इन दोनों के टकराने से होगी। बट मेरा ये मानना है कि ये काफ़ी अच्छी फाइट होने वाली है और उसमें मुझे डैन हुकर का पड़ला थोड़ा सा भारी नज़र आता है। आप बताइए आपको क्या लगता है। वैसे तो अपन एनालिसिस करेंगे फाइट के समय। चलिए अब चलते हैं आखिरी खबर की तरफ, उसके बाद नॉलेज बेस पे जाएंगे। अगली खबर जो है वो अलेक्सा ग्रासो को लेकर है। अलेक्सा ग्रासो फॉर्मर चैंपियन है यूएफसी की। उसकी फाइट नतालिया सिल्वा के खिलाफ तय कर दी गई है। देखिए अलेक्सा ग्रासो के बारे में मैं यही उम्मीद करता हूँ कि वो जब आएगी नई फाइट में तो वो पहले से बेहतर परफॉर्म करेगी। देखिए हम यूएफसी फाइट, अलेक्सा ग्रासो की उम्र कम है इसलिए मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ। वो अगर 35 क्रॉस कर गई होती तो मैं ये उम्मीद नहीं करता, क्योंकि अलेक्सा ग्रासो एक ऐसी फाइटर है मुझे नजर आई जो 35 से कम उम्र की है, बट अपनी पहली फाइट से दूसरी फाइट में उसने इम्प्रूवमेंट की जगह रिट्रेसमेंट दिखाया। यानी कि मुझे लगता है कि उसकी जो रेसलिंग स्किल्स थी वो जब वैलेंटिना शevchenko से पिछली फाइट हुई थी उसमें ज़्यादा बेहतर थी और जो लास्ट फाइट हुई थी उसमें कई गुना कम थी। अब चलते हैं नॉलेज बेस की तरफ। तो जिन लोगों को सिर्फ कॉमेडी स्पोर्ट की खबरों से लेना देना था वो यहाँ से जा सकते हैं। आज हम बात करेंगे कि आखिर मुझे क्यों बराक ओबामा पसंद नहीं है। उसके मैं बहुत छोटे मोटे कारण दूंगा आपको। चाहता हूँ वैसे तो मैंने एक बार इसके ऊपर 2000 वर्ड का आर्टिकल लिखा था, बट वो आर्टिकल पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, मैं थोड़ा सा शॉर्ट में फटाफट बता देता हूँ। देखिए अगर किसी को बराक ओबामा अच्छा लगता है ना, तो या तो वो चूतिया इंसान है या फिर अच्छा इंसान है बट इग्नोरेंट है। वैसे मैंने इस बारे में आज ट्वीट भी किया था तो आप जाके देख सकते हैं, बट फिर भी मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ वाई आई रियली 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 हेट दिस गाय। बराक ओबामा मुझे पसंद नहीं है क्योंकि ये आदमी ना, एक तरफ इसके एक हाथ में नोबेल का पीस प्राइज है और दूसरे हाथ में किल लिस्ट है। ये वही किल लिस्ट है जो इसने ड्रोन ऑपरेशंस में यूज़ की थी, और आपको पता है ना ड्रोन ऑपरेशन में 94% इनोसेंट लोग मारे गए थे। एक जगह पर नहीं, पूरी दुनिया भर में। ये वही हरामखोर है जिसकी सेना ने सीरिया में इतने बम गिराए थे ना कि एक समय एक्चुअली बम खत्म हो गए थे उस इलाके में अमेरिका की सेना के पास। हाँ बट बोलता बहुत अच्छा है भाई, कि ना बोलता अच्छा है इसलिए उसकी पूजा करो। क्या फ़र्क पड़ता है कि उसने सीरिया में ऐसे हालात पैदा कर दिए कि आज अलकायदा वहाँ पे है। क्या फ़र्क पड़ता है कि लीबिया जिसका ह्यूमन राइट डेवलपमेंट इंडेक्स में साउथ अफ्रीका के पास या साउथ अफ्रीका से थोड़ा पीछे हिस्सा था पूरे के पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, आज वहाँ पे स्लेव मार्केट है। ये आदमी 2008 के वित्तीय संकट के बाद आया था, याद है? उससे मेरा बहुत क्लोज रिश्ता है 2008 के वित्तीय संकट से। खैर छोड़िए, 2000 के क्राइसिस के बाद आया था, और जिन लोगों की वजह से क्राइसिस आया था ना, उन लोगों को इस हरामखोर ने कोई सजा नहीं दी, पर बेचारे गरीब लोग जिनने लोन लिया था ना, उनको घर से निकालने में इसने देर नहीं लगाई। आपको कभी कभी दिखाई देते होंगे ना वो केज बच्चे जो हैं, वो माइग्रेंट बच्चे जो केज में बिहाइंड केज के अंदर है ना, जेल के अंदर है। इस हरामजादे ने शुरू किया था वो सब। ट्रंप ने नहीं शुरू किया था, ट्रंप ने आगे बढ़ाया, बट इस हरामजादे ने शुरू किया था। ग्वांटानामो बे नाम की एक फैसिलिटी है जहाँ पे अमेरिका लोगों को टॉर्चर करना बहुत पसंद करता है। उस फैसिलिटी को बंद करने का इस वादा इस आदमी ने 100 बार किया पर निभाया नहीं। वो फैसिलिटी आज भी ओपन है। इराक में जितने लोगों को टॉर्चर किया गया, जब रिपोर्ट इसके सामने आई तो इसने कहा कि सम वी टॉर्चर सम फोक्स एंड ऑल दैट, बट इसने कुछ किया नहीं उनके खिलाफ। इस हरामजादे ने कुछ नहीं किया, बट पूरे समय बोलता बड़ा अच्छा है। इसलिए आज इसके पुजारी आपको इंडिया में भी मिल जाएंगे। देखिए आपका बड़ा दुश्मन वो नहीं है जो आपके सामने खड़ा है और आपसे लड़ने की साजिश कर रहा है। आपका एक्चुअल दुश्मन वो आदमी है जो आपके बाजू में खड़ा है और आपके साथ होने का नाटक करता है, बट है एक्चुअल में आपके खिलाफ। ये बराक ओबामा उस टाइप का आदमी है। एनीवेज, अपनी तो भड़ास निकालते रहता हूँ दोस्त, मैं भरा बैठा हूँ, क्या करूँ। एनीवेज, अगली वीडियो के साथ मिलते हैं। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। ये था नीट फाइट जंकी, लड़ेंगे जीतेंगे।